स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ स्पेशल में। और ये स्पेशल तो और ज़्यादा ख़ास है क्योंकि ये 2022 का आखिरी शो है आवाज़ अड्डे का। अब 2023 में हम लोग प्रवेश कर जाएंगे, तो जैसा हमारा वादा है कि हर शुक्रवार को हम मार्केट पे ही सिर्फ बात करेंगे। तो पूरे साल हम लोगों ने बहुत सारे मार्केट की चर्चाएँ की, बहुत सारी चीज़ों को समझा, और सबसे अच्छी बात ये थी कि भारत का बाज़ार दुनिया में इतनी उथल पुथल के बावजूद हमारे जो सेंसेक्स और निफ्टी हैं, इन्होंने आउट परफॉर्म किया, पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं 4.5%। ये एक बहुत ही अच्छी बात आप कह सकते हैं। इतनी चिंताएं, इतनी उठापटक और इतनी सब चीज़ों के बीच में, और इस बीच में दो बहुत कमाल की चीज़ें हुई हैं। एक कमाल की चीज़ ये हुई कि जो हमारे FIIs ने हैं, उन्होंने पूरे साल में 2.25 लाख करोड़ की बिकवाली की। आप सोच के देखिए, 2.75 लाख करोड़ की बिकवाली की है। लेकिन DI पीछे नहीं थे, इन्होंने इतनी खरीदारी की, 2,74,432 करोड़ की खरीदारी की, यानी जवाबी हमला किया इनके ऊपर, और इसीलिए हमारे मार्केट में दिक्कत नहीं आई और हम लोग मजबूती के साथ खड़े रहे। एक और बहुत दिलचस्प फैक्टर आपको बताता हूँ। पूरे 2022 में 248 ट्रेडिंग सेशंस थे, जिसमें से 124 ट्रेडिंग सेशंस में निफ्टी ग्रीन में था और 124 सेशंस में रेड में था। ये कोइंसिडेंस ही है डेफिनेटली कि FI और DI लगभग बराबर और दिन भी लगभग बराबर, जहाँ पे ऊपर नीचे हुआ था। इस तरह के रेजिलियंस, इस तरह की ताकत भारतीय बाज़ारों ने दिखाई है। तो अगर हम इस पूरे 2022 को एक शो मान लें कि उस शो में दिन भर चर्चा होती रही, बातचीत होती रही है, तमाम डिस्कशन, ये यूक्रेन में ऐसा हो जाएगा, अमेरिका में मंदी आ जाएगी, जापान में टाइटनिंग कर देंगे, तो अंत में आपके मन में एक सवाल आएगा कि भैया ये सब तो ठीक है, करना क्या है, क्या लेना है। तो ये जो 22 पूरा साल खत्म हो रहा है, इसको एक शो के तौर पे आज शाम को हम ये मान के चल रहे हैं कि क्या लेना है, तो उन स्टॉक्स पे हम चर्चा करेंगे। कोई ज़्यादा एनालिसिस नहीं, स्टॉक का एनालिसिस करेंगे कि 2023 में अगर आपको पोर्टफोलियो बनाना है पूरे साल के लिए, तो कौन से वो चुनिंदा शेयर्स हैं जो आपको ज़रूर लेने चाहिए और जहाँ पर आपको बेहतरीन रिटर्न मिल सकता है। इसके लिए 4 बहुत ही स्पेशल मेहमान हमारे साथ हैं। चारों से मैं 4 स्टॉक्स लूँगा और शो के अंदर उनका रेजोल्यूशन भी पूछूंगा कि नए साल में वो क्या करने वाले हैं। तो कौन लोग हैं जिनसे मैं आपका परिचय करा देता हूँ। जाने पहचाने चेहरे हैं, लेकिन एक बार औपचारिक परिचय बहुत ज़रूरी है। गुरमीत चड्ढा जी हमारे साथ हैं, CIO हैं, फाउंडर हैं कंप्लीट सर्कल कैपिटल की। ये कंप्लीट सर्कल नाम इसलिए रखा गया, कनॉट प्लेस सर्कल में आपका ऑफिस है ना? नीरज जी, वो भी एक रीजन है। और जैसे हम क्या पूरा सर्कल कवर करना चाहते हैं जब क्लाइंट्स को सर्विसेज देते हैं, सक्सेशन प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, एवरीथिंग। ओके, बढ़िया, नहीं बहुत ही बढ़िया, कंप्लीट सर्कल कैपिटल। और इसके साथ ही हमारे साथ शरद अवस्थी जी हैं, जो हेड ऑफ रिसर्च है प्राइवेट क्लाइंट ग्रुप में SMIFS, कोलकाता से जुड़ते हैं। बहुत ही मीठा शहर है। और आज आपको शरद जी जो है बहुत ही मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। देखिए शरद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास शो में। साथ ही दिल्ली से एक और हमारे मेहमान हैं पंकज जैन जी, जो डायरेक्टर हैं SW कैपिटल के। और पंकज जी बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक पिकिंग करते हैं और बहुत सारी रिसर्च भी करवाते हैं लोगों से, तो उनसे बातचीत करेंगे। चौथे हमारे मेहमान हैं नवाबों के शहर लखनऊ से मानस जायसवाल। क्या ज़बरदस्त टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो हमने सोचा कि फंडामेंटल एनालिसिस तो सब लोग करते हैं, उसमें टेक्निकल एनालिसिस के ज़रिए भी लंबे समय के लिए पोर्टफोलियो के लिए क्या ढूंढा जाए। जैसे लोग कहते हैं ना कि बहुत एनालिसिस कर लिया, लेकिन एंट्री पॉइंट तो के लिए तो मानस जी से जैसे टेक्निकल एनालिस्ट की मदद लेनी पड़ेगी। एंट्री कब करनी है, आज करनी है, परसों करनी है, तो उसके लिए आज मानस जायसवाल जी हमारी मदद करेंगे। 4 बेहतरीन पिक्स वो हमें बताएंगे इस मौके पर कि 2023 की पोर्टफोलियो अगर आपको बनानी है तो उसमें क्या क्या शामिल किया जाए। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। बीच बीच में हम लोग मस्ती करते रहेंगे। शरद जी, आपसे शुरू करें आज। तो हमने ये स्ट्रक्चर किया है कि 2 हिस्सों में हमारा इस शो रहेगा। तो 2 शेयर मैं पहले हिस्से में पूछूंगा और 2 ब्रेक के बाद वाले हिस्से में। तो जो 2 सबसे बढ़िया नायाब हीरे आपने चुने हैं, उसमें से बताइए पहला शेयर कौन सा होगा? पहला शेयर होगा गोदरेज प्रॉपर्टीज। रियल एस्टेट पे हमारा व्यू काफी बुलिश है, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज को इसका फायदा होना चाहिए। और हमारा ये मानना है कि टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों में काफी डिसेंट ग्रोथ रहनी चाहिए अगले 2 साल में। गोदरेज प्रॉपर्टीज चुनने का लॉजिक सिर्फ वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है, सबसे बड़ी लैंड बैंक है इनके पास, जिसका फायदा इनको आने वाले समय में मिलना चाहिए। और प्रोफेशनली मैनेज रियल एस्टेट फर्म है, तो उस वजह से भी हमें उम्मीद है कि लॉन्ग टर्म में काफी बुलिश व्यू है हमारा MIG, HIG को, LIG को लेकर, तो उसका फायदा गोदरेज प्रॉपर्टीज को मिलना चाहिए।
फॉरवर्ड नंबर्स के हिसाब से अगर FY24 के नंबर पे 40-45 के टाइम भी ट्रेड करता है तो हमारे हिसाब से 1500 के आसपास के लक्ष्य के हिसाब से गोदरेज प्रॉपर्टीज एक बेट है, 1 साल के लिए भी, और उसके बियॉन्ड भी मुझे लगता है काफी बढ़िया प्रोस्पेक्ट्स रहने चाहिए। दूसरा स्टॉक होगा वोल्टास, कंज्यूमर ड्यूरेबल एयर कंडीशनिंग कंपनी, लार्जली डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। हाँ जी। लोग कहते हैं कि रियल एस्टेट में जो है थोड़ा जेस्टेशन होता लंबा, जैसे आप पहले दिन जब खरीद लेते हैं तो आपको फिर वेट करना चाहिए थोड़े दिन तक, क्योंकि मकान की वैल्यू उस समय धीरे धीरे अप्रिशिएट होती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब आप न सिर्फ अप्रिशिएशन लेते हैं, उसकी रेंटल यील्ड भी आती है। आप उसमें खुद रह रहे हैं तो आप उसको कैलकुलेट नहीं करते कई बार, लेकिन एक्चुअल में रिटर्न आपको वहाँ से जोड़ना चाहिए। तो इसी तरह से देखना चाहिए स्टॉक को भी कि भैया वो स्टॉक भी वैसे ही चलेगा। नहीं, मुझे लगता है उससे भी ज्यादा स्पीड में चलेगा। उस स्टॉक, ऐसे स्टॉक्स में तो यूजुअली आपको क्या, जो रियल एस्टेट आप खरीदते हैं वहां आपको होल्डिंग काफी टाइम की रखनी पड़ती है, और एक 8-9 साल का जैसा साइकिल रहता है जिसमें रियल एस्टेट एक बूम में परफॉर्म करता है, उसके बाद टिपिकल सप्लाई डिमांड सिनेरियो पीक आउट करता है और उसके बाद आपको वापस से रिटर्न आती है। बट इस स्टॉक में मुझे लगता है जिस टाइप की ट्रैजेक्टरी है इंडिया में, खास करके LIG MIG के लिए ग्रोथ की, इस स्टॉक में इस करेक्शन के बाद जो एक वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट था शायद 2000-1600 के भाव में, और वो अब लगभग खत्म हो गया है, और आने वाले टाइम में ग्रोथ भी काफी रैपिड रहेगी। तो जैसे जैसे नंबर्स आते हैं मुझे लगता है काफी स्टीप रन अप देखने को मिल सकता है। ओके, बड़े महंगे मकान बिक रहे हैं इस बार। गुरमीत जी, आपके शहर दिल्ली में इस साल 30% रियल एस्टेट के दाम बढ़े हैं, हाईएस्ट पूरे देश में। ऐसा क्या है भैया दिल्ली में? मुंबई में नहीं बढ़े इतने दाम। मेरे जी डेटा छुपाता भी उतना है जितना बताता है। दिल्ली में काफी रियल एस्टेट का डाउन टर्न रहा है बहुत साल। साल दाम बढ़े नहीं, इनफैक्ट अच्छे एरियाज में साउथ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली में 20-30% का करेक्शन हुआ था पीक पे, और 6-7 साल से प्राइसेस बहुत स्टैग्नेंट रहे हैं। और थोड़ा सा कोविड के बाद मुझे लगता है एक थोड़ा सा बड़े मकान का 2 बेडरूम वाला 3 बेडरूम से जाना चाहता है, जिनका किराए पे वो अपना घर चाहते हैं। तो एक कोविड लेट थोड़ा सा इनिशियल था, बीच पे इंटरेस्ट रेट भी काफी लो थे, हमने देखा 7% से कम पे लोन की ब्याज दर थी। तो कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स था जिससे बढ़े। बट अभी भी अगर आप 7-8 साल के एवरेज निकालेंगे तो फिक्स इनकम वाला रिटर्न मिलेंगे। हाँ, अच्छा शरद जी, दूसरा स्टॉक आपने वोल्टास का नाम लिया था। वोल्टास क्यों? अब तो जाड़ा चल रहा है, ठंड आ गई है। साल भर जाड़ा नहीं चलने वाला। पहले यही बात कर रहे थे ना कि महीने 1.5 महीने में खत्म हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा परसिस्टेंट थीम है ठंड से। यस, आई एग्री। 1 डिग्री के आसपास लोग अनुमान लगाते हैं कि 8-10 सालों में बढ़ जाएगा एवरेज टेम्परेचर। यस, और नॉर्थ इंडिया वालों को ये तकलीफ ज्यादा होगी। हम लोग को तो फिर भी कलकत्ता बॉम्बे को इतनी ज्यादा तकलीफ नहीं होती है, टेम्परेचर्स मॉडरेट रहते हैं दोनों साइड पे। तो हमारा ये मानना है कि ये डिमांड लगातार बढ़ेगी, इंडस्ट्रियल साइड पे भी बहुत तेजी से बढ़नी चाहिए। वोल्टास हमें लगता है ये एक डिसेंट प्ले है इस सेगमेंट को प्ले करने के लिए। अर्निंग्स में अगले साल हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि 30 रुपए के आसपास की जैसी अर्निंग्स कंपनी रिपोर्ट कर सकती है, और 40 का मल्टीपल आसानी से मिलेगा 1200 के लक्ष्य के हिसाब से वोल्टास। और हमें लगता है जो करेंसी वाली पीकिंग आउट एक थ्योरी है जो हम 2023 के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इंडियन रुपी वैसा डॉलर के अगेंस्ट में स्ट्रेंथन नहीं हुआ है, जैसे जैसे वो स्ट्रेंथन होता है वो भी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए काफी पॉजिटिव रहना चाहिए। और लॉन्ग टर्म में एयर कंडीशनिंग के डिमांड में सबसे ज्यादा ग्रोथ इंडिया में आनी चाहिए, तो उसका फायदा भी वोल्टास को मिलना चाहिए। एक बात तुझसे तो मैं सहमत हूँ कि आजकल जो है ना AC जो है पूरे 12 महीने चलता है लोगों के घर में, क्योंकि वाकई गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सर्दी तो मुश्किल से 40-45 दिन की होती है। अभी आजकल गुरमीत जी और पंकज जी बहुत परेशान होंगे, बहुत ठंडी हुई, जनवरी ख़त्म होते होते AC चलाने लगेंगे, है ना पंकज जी? यही होता है ना आपके दिल्ली में? बिल्कुल नीरज जी, बट मज़ा भी खूब आता है। आई थिंक जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, एक 30 से 40 दिन की पीक समर्स और 30 से 40 दिन की पीक विंटर्स वो थोड़ा परेशान करती है, बट इट्स अ वेरी लाइवली वेदर। और हम तो पुराने दिल्ली रहने वाले हैं, अब आदत पड़ गई है। सो आई थिंक विंटर्स में ज़्यादा मज़ा आता है, समर्स में थोड़ी तंग हो जाती है। बट जैसा कि वोल्टास स्क्रिप्ट की बात हो रही थी, आई थिंक वोल्टास को शायद पीक समर्स में ज़्यादा मज़ा आता होगा। बट ऑल इन ऑल वी आर एंजॉयिंग दिस वेदर, और अच्छा लगता है क्योंकि थोड़े समय की बात होती है। एक्चुअली दोनों ही स्टॉक जो वोल्टास और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ हैं, ये
हमारे आपकी डेली रूटीन ज़िंदगी से जुड़े हुए और इनकी स्केलेबिलिटी जो मैं हमेशा देखता हूँ कि स्टॉक कितना स्केल अप कर सकता है इसका बिजनेस, तो अनलिमिटेड है। ना तो घर खरीदने की इच्छा और ज़रूरत कम होगी और ना ही मौसम की मार, इसलिए दोनों स्टॉक्स के लिए स्केलेबिलिटी बहुत अच्छी है और जो मैनेजमेंट की बैंडविड्थ है, जो पेडिग्री है, उसमें तो कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। तो पंकज जी आपका ही बता दीजिए, आपके 2 स्टॉक कौन से होंगे? नीरज जी, एक तो जो मैंने आज चारों स्टॉक्स चूज किए हैं 2+2, चारों ही नॉन निफ्टी स्टॉक्स हैं। मैंने सोचा कि थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़े से ऑफ बीट स्टॉक्स लिए जाएं। और जैसे हमारी डिस्कशन चल रही थी, आई थिंक जो मेरे भी दोनों स्टॉक्स रहेंगे, जैसे अभी हम प्रॉपर्टी लैंड बैंक की बात कर रहे थे, पहला स्टॉक मेरा डीएलएफ लिमिटेड है, बीइंग फ्रॉम दिल्ली, और जिस तरह का हम रुझान यहाँ देख रहे हैं एनसीआर में, दिल्ली में, और जिस तरह की एक ट्रैक्शन, डीएलएफ बीइंग द लार्जेस्ट रियल एस्टेट कंपनी इन इंडिया, काफी अच्छा काम कर रही है। और पिछले अगर हम 4-5 क्वार्टर की बात करें, रिजल्ट्स हैव बीन प्रिटी पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक रिजल्ट्स रहे हैं। बहुत सीरियस डेट कटिंग हो गई है कंपनी की। एग्जैक्ट फिगर्स मेरे पास नहीं है, बट जो इनके पीक डेट होते थे आज से 2-3 साल पहले, 24 से 25 हजार करोड़ रुपए, उससे डेट 5 हजार करोड़ से भी कम आ गया है। और जिस तरह की अब पेंटअप डिमांड आ रही है एक लग्जरी हाउसिंग में, लग्जरी अपार्टमेंट्स में, लग्जरी फ्लोर्स में, जो कि एक फोटे है डीएलएफ का, दे आर डूइंग एक्सीडिंगली वेल। और जो इनके लॉन्चेस हुए हैं पिछले 2-3 क्वार्टर्स में, दे हैव बीन लैप्ड बाय द यूजर्स, कंज्यूमर्स, इन्वेस्टर्स वेरी रैपिडली, और बहुत अच्छी ट्रैक्शन इनको मिल रही है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, अच्छे रेट्स पे माल बेच रहे हैं। और जो एक कमर्शियल स्पेस, जो कि इनका एक और फोटे है, जो कि आज से 1-1.5 साल पहले तक बहुत अच्छा नहीं कर रहा था, उसमें भी अब काफी सीरियस डिमांड आ गई है। नॉट टू फॉरगेट कि काफी सीरियस लैंड बैंक है इनके पास और बहुत नीचे वैल्यूएशंस पे है। एंड देयर ट्रैक रिकॉर्ड ऑन डिलीवरी हैज बीन वेरी स्ट्रांग। कहीं भी ठीक है, थोड़ी बहुत डिलेज बेशक हुई हो, बट कहीं भी ऐसा नहीं है कि डिलीवरी कमिटमेंट या ये डिलीवर ना कर पाए हो। सो आई थिंक ऑल इन ऑल, आई थिंक डीएलएफ एज अ कंपनी इज डूइंग एक्सीडिंगली वेल टुडे। और आने वाले अगर हम 3-4 क्वार्टर की बात करें, वर्ष 2023 की बात करें, तो मेरे को लगता है यहां से अच्छा एक पॉजिटिव 20 से 30% का रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 400-410 पे हम देख रहे हैं कि बार बार एक सप्लाई आ रही है और स्टॉक थोड़ा सा नीचे करेक्ट होता है, मार्केट कंडीशंस भी थोड़ी सी करेक्टिव होती है, बट आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि स्टॉक कन्विंसिंगली क्रॉसेस 400 रुपीज और उसके आगे जाए। सो डीएलएफ लिमिटेड वुड बी माय फर्स्ट स्टॉक टू वॉच फॉर ईयर 2023, एंड दिस कैन बी एक्यूमुलेटेड ओवर नेक्स्ट 20, 30, 40 डेज। ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक खुलते ही पहले हफ्ते में इकट्ठे किए जाएं। डीएलएफ पंकज जी, पंकज जी, एक डीएलएफ की प्रॉपर्टी गुड़गांव में कुछ समय पहले उन्होंने बेची थी, वो तो मतलब ऐसा बिकी थी, अखबारों में खबर छप गई थी। वो कौन सी प्रॉपर्टी थी? बहुत जल्दी से 2 दिन के अंदर सब बिक गई। एब्सोल्युटली। और नीरज जी, बिल्कुल यही मैं कह रहा हूं कि बहुत सीरियस डिमांड आ रही है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स डीएलएफ ला रहा है, और इवन जो हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं, दे आर कमिंग अप विद अपार्टमेंट्स एज हाई एज 25 to 40 करोड़ रुपीज। इनके प्रोजेक्ट है कमेलियास करके, उसकी जो एक सेलिंग प्राइस है दैट इज फ्रॉम 20 करोड़ टू 30, 35, 40 करोड़, एंड इवन दे आर बीइंग लैप्ड बाय से यूजर्स और इन्वेस्टर्स। तो ऑल इन ऑल फ्लोर्स लाए हैं, ये काफी अच्छे बिके हैं। सो काफी अच्छी डिमांड है और काफी अच्छी सेल है, और मेरे को लगता है कि ये सेल, रेवेन्यू, टॉप लाइन एज वेल एज बॉटम लाइन 2023 में भी काफी स्ट्रांग रहेगा। बहुत पैसा है दिल्ली में क्या? जहां तक दूसरे महंगे फ्लैट लोग खरीद रहे हैं। सॉरी, बहुत पैसा लग रहा है दिल्ली में इतना। मैं अजय एक चीज बताइए, एक मैं छोटा सर्वे करता हूँ। नहीं, आई थिंक नीरज जी, आई थिंक पीपल आर फॉलोइंग फुटस्टेप्स ऑफ मुंबई में तो 50 से 100 करोड़ रुपए तक के फ्लैट्स होंगे। नहीं, मुझे एक छोटा सर्वे करना है। मानस जी आप बताइए, लखनऊ में अगर एक 2 BHK फ्लैट लेना है, नॉट अल्ट्रा लग्जरी, ठीक ठाक फ्लैट, कितने का मिलेगा? ठीक ठाक इलाका, गोमती नगर में या आपके वृंदावन इलाके में कहीं पे भी कितने का मिलेगा? देखिए, आज जो प्राइस चल रहा है, अगर हम गोमती नगर या तो इस एरिया की बात करें, तो शायद 75 लाख से या तो 85 लाख के बीच में 2 BHK मिल जाएगा। पंकज जी, दिल्ली में मतलब वो एक्स्ट्रा वाला छोड़ दीजिए, एवरेज दिल्ली या नोएडा, गुड़गांव में देखो,
एक तो नीरज जी जो हम बात कर रहे थे, जो एक प्राइजेस में असर्टिवनेस आई है वो आई थिंक दिल्ली एनसीआर में ज्यादा आई है। आई थिंक गुड़गांव और नोएडा में ज्यादा आई है बजाय दिल्ली के। उसका क्या रीजन है शायद मैं एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर पाऊंगा, बट जो आपका सवाल है कि बेसिक एक अच्छा डिसेंट अपार्टमेंट दिल्ली में एक अच्छी लोकेशन पे आई थिंक एनीवेयर फ्रॉम से 2 CR to 3 CR मिल जाना चाहिए। 2 से 3 से। कोलकाता में कितने का मिलेगा सर शरद जी? बड़ी सोसाइटीज में 2 BHK आपको 70-80 लाख के आसपास मिल जाए। बताइए 70-80 लाख। और नोएडा में सर? नोएडा में गुरमीत सर? सर नोएडा में 1 से 1.5 करोड़ में अच्छा अपार्टमेंट मिल जाएगा, 3 बेडरूम। अगर आप चाहें थोड़ा हाई एंड और महंगा मिलेगा, बट 1-1.5 करोड़ में अच्छा अपार्टमेंट। मतलब 80 लाख से 2 करोड़ के बीच में बढ़िया डिसेंट 2 BHK मिल जाएगा। और इधर मुंबई में मतलब यू पीपल आर सो लकी, यहाँ तो हम लोग सोच भी नहीं सकते। अभी आज ही एक मैंने खबर पड़ी कि सांता क्रूज ईस्ट 55,000 रुपये स्क्वायर फीट में एक फ्लैट बिका है। अब सोचिए यहाँ मतलब क्या चल रहा है। पंकज जी दूसरा स्टॉक बताइए, अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे वरना मन जो है विचलित होने लगता है। नीरज जी दूसरा स्टॉक जो मेरा है वो आरके फोर्जिंग, रामकृष्ण फोर्जिंग हैगा। कंपनी हैज डन एक्सीडिंगली वेल। अगर हम पिछले 2-3 क्वार्टर में भी देखें, 2022 में भी कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। इवन द स्टॉक प्राइसेस हैज बीन प्रीटी स्ट्रांग एंड रेजिलिएंट। और मेरे को लगता है कि ये जो एक ट्रैक्शन है, ये जो एक फुटपाथ हैगा, ये 2023 में भी बरकरार रहना चाहिए। सेकेंड लार्जेस्ट फोर्जिंग कंपनी है इंडिया की, बहुत स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू और बॉटम लाइन रही है 2022 में। हमारे को लगता है कि 2023 में भी रेवेन्यू लाइन और प्रॉफिटेबिलिटी काफी स्ट्रॉन्ग रहेगी। और इसका एक कारण हैगा, जिस तरह की डिमांड, पेंटअप डिमांड बोल लीजिए, जैसे कि स्ट्रॉन्ग डिमांड आ रही है एक्सपोर्ट मार्केट में, खासतौर से नॉर्थ अमेरिका से, जो एक ट्रक्स को लेकर जो वहां पर ये फोर्जिंग यूज होती है, उसकी जो डिमांड आ रही है। डोमेस्टिक सेक्टर में जिस तरह से रेलवे से डिमांड आ रही है, दैट इज अनदर एरिया, स्ट्रॉन्ग एरिया। माइनिंग, ऑयल एंड गैस, डिफेंस एक अनदर एरिया है जो कि मेरे को लगता है कि काफी स्ट्रॉन्ग आ रही है। और एक चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए, मद्देनजर रखनी चाहिए, जो कि मैं लोगों को भी कहता हूं, जिस तरह की एक्सपेंशन, जिस तरह का मेक ओवर, जिस तरह का चेंज ओवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडियन रेलवेज के लिए प्लान कर रही है अगले 2-3 साल में, आई थिंक बहुत ही ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी है। और जो जो कंपनियां रेलवे से कनेक्टेड है, आई थिंक दे कुड डू एक्सीडिंगली वेल इन नेक्स्ट 1 to 2 years, और आरके फोर्जिंग उसमें से एक हैगी। तो जो सर्ज इन डिमांड हमने देखी गई है, जो हम मान के चल रहे हैं कि ये कंटिन्यू रहनी चाहिए, कमोडिटी प्राइसेस थोड़े से कूल डाउन हुए हैं, स्टेबल हुए हैं, ये सब कंपनी को काफी हेल्प करते हैं। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो कंपनी की पहले 70-75% होती थी, अब 85-86% हो गई है। और कंपनी ये कह रही है कि अगले 2-3 साल में हम डेट फ्री हो जाएंगे। हम काफी सीरियसली डेट हर क्वार्टर में कम कर रहे हैं। सो मैनेजमेंट काफी अच्छा है, काफी अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। तो मेरे को लगता है इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आरके फोर्जिंग स्टॉक, जो इसने काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है 2022 में, 2023 में भी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। बिल्कुल। आरके फोर्जिंग पंकज के पसंदीदा, अच्छा प्रोड्यूसर साहब ने नाम भी बहुत बढ़िया बढ़िया रखे। पंकज के पसंदीदा 2 शेयर आरके फोर्जिंग और DLF। अब चलते हैं गुरमीत जी के पास। गुरमीत जी के बताइए, गुरमीत जी आपके 2 शेयर कौन से गुरमीत के गुणवान शेयर हैं? तो नीरज जी, मैं थोड़ा बैंकिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो थोड़ा एक बायस भी रहता है बैंक्स और फाइनेंशियल्स को ये लेके। बायस रहता है क्या? जो आदमी जहां नौकरी करता है उसी सेक्टर में ज्यादा फोकस्ड है ना? हाँ, थोड़ा ज्यादा समझ आ जाता है सर, बस बाकी। यस। तो इसमें नीरज जी 2 स्टॉक है। पहला जो है एक NBFC है, पूना वाला, फिनकॉर्प। जब से इन्होंने मैग्ना फिनकॉर्प एक्वायर किया है 2021 में, हमने बहुत अच्छा टर्न अराउंड देखा है। अभी इनको पीछे AAA रेटिंग मिला, जिससे क्या होता है, आप अपने लोन को रिप्राइस कर सकते हैं। और कॉस्ट ऑफ बोरिंग काफी उनकी नीचे आ गई है, 9.6 से लगभग 7% की भी नीचे आ गई है बोरिंग। तो जब वो नीचे आती है, तो आपको इस टाइम अगर आप NBFCs में देखेंगे तो लोएस्ट कॉस्ट ऑफ बोरिंग है। तो जब क्रेडिट ग्रोथ डिपॉजिट ग्रोथ को बीट कर रही हो, तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट एज होता है आपके पास। तो वो इनको एक एज है। कंपनी में एक पूरा डिजिटल कल्चर देखने को मिल रहा है, एंड टू एंड प्रोसेस से लेके, डिसबर्समेंट से लेके, सोर्सिंग से लेके। पहले पुराने अवतार में इनका DSA ड्रिवन मॉडल था। अभी आप अगर देखेंगे, पिछले क्वार्टर का डिसबर्सल देखेंगे, तो लगभग 45-50% इन्होंने डिजिटली डिसबर्स किया। अच्छा मिक्स है लोन का। हाउसिंग और जो अफोर्डेबल हाउसिंग लैब है वो 30% है। पर्सनल लोन, प्रोफेशनल लोन और जो बाकी है वो करीबन 20-22% है। फिर आपका मशीन, SME लोन से, तो अच्छा मिक्स है। एक डिपेंडेंस नहीं है हाई स्ट्रेस सेक्टर पे, जो कि पहले हमने देखा था।
उसके अलावा बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। इनफैक्ट अभी अगर आप एयूएम देखें तो 18,000 करोड़ की है, और आधार पूनावाला ने मेरे ख्याल आपके ही एक शो में कुछ दिनों पहले 50,000 करोड़ एयूएम की बात करी है 2025 तक, विच इज लाइक 30-40% ग्रोथ की बात हो रही है, यहाँ से 3 गुना। तो निम्स अच्छे हैं, 8.5% के आसपास इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन है। तो सारे पैरामीटर्स पे अच्छा कर रहा है, और बेस लो पे अगर इतना अच्छा ग्रोथ दिखा सकता है इस निम के साथ, और जीएनपीए मैंने देखा वन ऑफ द बेस्ट है पिछले 38 क्वार्टर में, 1.5% के आसपास का एनपीए। तो सारी चीजें इन प्लेस है, और री रेट हो सकता है ये, और एक और अच्छा कंज्यूमर फाइनेंस स्टॉक्स हो सकता है जैसे बजाज फाइनेंस पर हमने दिखा है लॉन्ग रन में। दूसरा मेरा पसंदीदा शेयर बैंक्स में एचडीएफसी बैंक है। बहुत 2-3 साल हो गए बाकी बैंक्स के मुकाबले मूवमेंट कम है। इसे मैं 20% बैंक बोलता हूँ, मार्केट में भी इसे 20% बैंक बोलते हैं। पिछले 20 सालों में 18 साल में इन्होंने 20% का लोन ग्रोथ किया है। पिछले 20 सालों में 18 साल में इनका प्रॉफिट ग्रोथ 20% रहा है, और पिछले 20 सालों में एक बार भी एनपीए 2% के ऊपर नहीं गया है ग्रॉस एनपीए। तो बहुत ही गोल्ड स्टैंडर्ड अंडरराइटिंग है। मर्जर का एक ओवरहैंग है जो मुझे लगता है कि दूर हो जाएगा, कि वो अपने टारगेट से शायद पहले या दूसरे क्वार्टर में मर्जर हो जाना चाहिए। एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल एंटिटी क्रिएट होगी, और 15 लाख करोड़ की लोन बुक पे भी वो 20% क्रेडिट ग्रोथ दे रहे हैं। मतलब ये अपने आप में बहुत कमेंडेबल है इस एसेट क्वालिटी के साथ। बहुत अच्छा खासा मिक्स है, सारे पैरामीटर्स अच्छे हैं, और फाइनली थोड़ा सा डिजिटल इंफ्रा पे भी काम कर रहे हैं, जो मुझे लगता था एक थोड़ा लैगिंग था एचडीएफसी का। तो मुझे लगता है नियर टर्म में थोड़ा सा जब ओवरहैंग खत्म होगा मर्जर का, तो एक नियर टर्म अपसाइड है, और ये एक बड़ा ही कंसिस्टेंट कंपाउंडर रहा है पिछले 10-20 सालों में। तो ये दो बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज के, पूनावाला जो पहले मैग्मा फिनकॉर्प के नाम से था, अब वो पूनावाला जी ने ले लिया उसको, तो उसका नाम भी बदल गया, और स्टॉक ने एक आउट परफॉर्मेंस दिखाई कुछ समय में, और जिस तरह के प्लान्स वो सामने अनफोल्ड कर रहे हैं उससे ये उम्मीद बनती है कि यहाँ से ये और बड़ी रैली और बड़ी तेज़ी है। तो ये आपके अपने पोर्टफोलियो में दो बैंकिंग और फाइनेंशियल, एचडीएफसी बैंक और पूनावाला फिनकॉर्प को आपको शामिल करना चाहिए। तो अब तक हमारे पास जो गुणमीत के गुणवान दो शेयर हैं उसमें एचडीएफसी बैंक और पूनावाला फिनकॉर्प, शरद के शानदार में गोदरेज प्रॉपर्टीज़ और वोल्टास, और पंकज के पसंदीदा में आरके फोर्जिंग और डीएलएफ। अब आते हैं मानस के मनभावन। मानस जी, क्या है मनभावन आपका? बड़ा अच्छा नाम है मनभावन। तो देखिए, पहले तो 4 स्टॉक में एक स्टॉक मैंने लार्ज कैप स्पेस से लिया है, तो एलएनटी पे खरीदारी करने की राय रहेगी। और एलएनटी के परफॉर्मेंस को देखिए, अगर आप पूरे पिछले 15 साल 16 साल देख लीजिए, तो एलएनटी ने कभी भी निराश नहीं किया, कभी भी कोई गिरावट देखने को मिली है, करेक्शन मार्केट में देखने को मिला है। और अगर एलएनटी में किसी भी निवेशक ने निवेश किया है तो उसको कहीं ना कहीं एक बढ़िया रिटर्न एक साल या तो 15 मंथ में जरूर मिले हैं। अब अगर हम पैटर्न की बात करें, टेक्निकल पैटर्न की बात करें, आप किसी भी टाइम फ्रेम को देख लीजिए, डेली, वीकली, मंथली, किसी भी टाइम फ्रेम में जाएंगे तो एक जो बेसिक स्ट्रक्चर है टेक्निकल्स का वो आपको दिखेगा, हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड दिखेगा। अगर हम इस साल के 22 की जनवरी की बात करें तो स्टॉक ने 2050 के आसपास के हाईज बनाए। स्टॉक करेक्ट हुआ, उसके बाद 1450 तक गया, वी शेप रिकवरी देखने को मिली, और पिछले 3-4 मंथ में स्टॉक ने अपने पिछले हाई, जो जनवरी के हाई थे, 2022 के हाई थे, उसको ब्रीच कर लिया। अब अगर हम ईयर टू ईयर देखें तो अब वैसे तो लगता है कि आपने एक बहुत बड़ी रैली देख ली है 1500 से लेकर 2100 तक। लेकिन अगर हम ईयर टू ईयर देखें तो इस जो पिछला साल था 2022 था, वो एक बहुत बहुत आम साल था एलएनटी के लिए। 10% के रिटर्न्स थे, बहुत ज्यादा मूव नहीं देखने को मिला। लेकिन मूव अब स्टार्ट होगा क्योंकि स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है, और जिस तरह का ब्रेकआउट है, जिस तरह के वॉल्यूम डेवलप होना शुरू हुए हैं, उसको देख के लग रहा है कि अब यहाँ से आपको 600-700 पॉइंट्स रुपए की रैली तो जरूर देखने को मिलेगी। टेक्निकली अगर हम एक टारगेट सेट करें तो वो 2700 रुपए के रहेंगे। और मेरा एक बेसिक सा स्टॉप लॉस जितने चारों स्टॉक है उसमें ये रहा है कि 200 डे मूविंग एवरेज ध्यान रखिए, क्योंकि जब तक 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड करता रहेगा, ये हर गिरावट पे खरीदारी करने जैसे स्टॉक होंगे। चारों की मैं बात कर रहा हूँ। जरूरी नहीं कि कल आप मंडे को मार्केट ओपन है और आप एलएनटी में खरीदारी कर रहे, पूरी अपना जो इन्वेस्टमेंट है पूरा निवेश कर ले। थोड़ी क्वांटिटी अभी, कभी कोई करेक्शन देखने को मिले तो थोड़ा और क्वांटिटी ऐड करिए। और जब तक ये 1844 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा तो 1844 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। उसके ऊपर जब तक ट्रेड करता रहेगा, हर गिरावट में खरीदारी करिए। और अल्टीमेटली मेरा समझना ये है कि शायद 2700 रुपए तक के टारगेट आपको अगले साल 2023 में एलएनटी में देखने को मिल जाएंगे। तो पहला स्टॉक है आपका एलएनटी, दूसरा स्टॉक कौन सा है आपका?
अब देखिए दूसरा स्टॉक की मैं बात करूं तो दूसरा स्टॉक बैंकिंग स्पेस से है और जिस तरह अगर आप कंपेयर करिए, अगर पीएसयू बैंक में हम बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। उसके बाद फिर हमने प्राइवेट बैंक जो पीएसयू के छोटे बैंक थे वहां पर हमने रैली देखी, वहां पर काफी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। लेकिन हम लोग जब प्राइवेट बैंकिंग की बात करते हैं तो हम लोग एचडीएफसी की बात कर लेते हैं, आईसीआईसी की बात कर लेते हैं, एक्सिस की बात कर लेते हैं। लेकिन हम लोग कभी भी छोटे प्राइवेट बैंकिंग की बात बहुत एग्रेशन से नहीं करते हैं। पिछले करीब अगर आप 3 से 4 मंथ देख लीजिए तो प्राइवेट बैंकिंग में छोटे जो बैंक है वहां पर बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिला है। चाहे वो फेडरल बैंक हो या तो आरबीएल बैंक की बात कर लीजिए, बंधन बैंक ने तो अब रिवर्सल के कुछ साइन दिखाए हैं, सिटी यूनियन बैंक की बात कर लीजिए, ये तो छोटे प्राइवेट बैंकिंग नेम्स हैं। अब कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि बैंकिंग में अगर आपको अब निवेश करना है तो जो छोटे बैंकिंग है, छोटे प्राइवेट बैंकिंग है, वहां पे जरूर ध्यान दीजिए। और उसमें सबसे मेरा फेवरेट इस टाइम के लिए तो फेडरल बैंक ही रहेगा। फेडरल बैंक के पैटर्न अगर आप देखेंगे तो एक क्लियर कट ब्रेकआउट 130 रुपए के ऊपर लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखने को मिला है और काफी इंटरेस्ट है, हर गिरावट में स्टॉक में खरीदारी हो रही है। मेरा समझना है कि इस ब्रेकआउट के बाद आपको फेडरल बैंक में टारगेट सेट करने हैं करीब करीब 200 रुपए के। 200 रुपए के टारगेट के लिए आपको फेडरल बैंक में खरीदारी करनी है। और स्टॉप लॉस वही रहेगा जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 140 रुपए के आसपास है, तो 139 का स्टॉप लॉस रखिए, हर गिरावट पे खरीदारी करिए फेडरल बैंक में और 200 रुपए के टारगेट सेट करिए। परफेक्ट। अच्छा, हमने मानस आपके साथ ही शायद शुरू किया था क्यूके, है ना, क्विक नॉलेज, कि जो बीच बीच में आप लोग एक ना जार्गन छोड़ देते हैं तो मेरे दर्शक कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो क्विक नॉलेज लेता रहता हूँ बीच बीच में। ये जो आप चूंकि टेक्निकल के साथ लॉन्ग टर्म के लिए हम पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो मुझे क्विक नॉलेज के तौर पे बताइए कि चार्ट में वो क्या चीज़ आप देखते हैं जिससे लंबे समय के लिए किसी स्टॉक को खरीदते हैं आप? ब्रेकआउट होता है, 200 DMA, RSI, क्या ये सब मुझे नहीं पता, मैं तो ऐसे सुन के बता रहा हूँ आपसे। पहली चीज हमें देखनी है कि जो चार्ट है वो उसका स्ट्रक्चर क्या है। जब हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बन रहे हो और ये सारे टाइम फ्रेम में दिख रहे हो आपको, डेली वीकली मंथली सब चार्ट पे दिख रहे हो, तो वो एक अच्छा एक स्ट्रक्चर आपको पता है कि ये स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, इसका ट्रेंड पॉजिटिव है। अब दूसरी, जब निवेश करते हैं आने वाले 12 महीने या तो 24 महीने के लिए निवेश करें तो जैसे हम लोग डेली चार्ट पे 200 डे मूविंग एवरेज फॉलो करते हैं, वैसे वीकली चार्ट पे आप 200 वीक मूविंग एवरेज को हमेशा ध्यान रखिए। जब भी आप निवेश करें तो वो स्टॉक अपने 200 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। कभी भी जब आपको निवेश का डिसीजन लेना है, आज आपको खरीदारी करनी है, तो वो स्टॉक जो कि 200 मूविंग एवरेज ब्रेक करके अभी ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो वो सबसे बढ़िया होते हैं, वहां से आपको एक बहुत ही बढ़िया रैली देखने को मिल जाती है नॉर्मली। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो लॉन्ग टर्म चार्ट्स है वहां पर स्टॉक कहाँ खड़ा है, क्या कोई एक ऐसा लेवल था जिसको स्टॉक ने ब्रेक किया और उसके बाद वो वहां पर ट्रेड कर रहा है। और मेरे चारों स्टॉक वैसे ही स्ट्रक्चर है जहां पर लॉन्ग टर्म चार्ट पे आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, लॉन्ग टर्म चार्ट पे आपको वीकली चार्ट पे 200 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखेगा, और एक जो बेसिक स्ट्रक्चर है हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का वो आपको दिखेगा। तो ये चारों स्टॉक का जो जो मैंने चूज किए हैं उसका बेसिक है ये। ओके, तो ये क्विक नॉलेज है। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने जितनी चर्चा की इसमें से कोई क्विक नॉलेज देना चाहे हमारे दर्शकों को? शरद जी, आप, गुरमीत सर, पंकज जी, कोई भी क्विक नॉलेज होना चाहिए, छोटा सा कैप्सूल, नहीं तो मैं सवाल पूछूंगा फिर। शरद जी बताइए, बोलिए शरद जी बोलिए। क्विक नॉलेज में ये होना चाहिए, मैं कल परसों आप लोग के किसी शो पे कर रहा था तो कुछ लोग बोल रहे थे 52 वीक लो के आसपास जो स्टॉक होता है वो लेते हैं, वो बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है, वैसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि कोई स्टॉक अगर रेंज बाउंड है या उसके फंडामेंटल्स मटेरियली चेंज हो गए तो सिर्फ 52 वीक लो पे है इसलिए वो स्टॉक अच्छा है, ऐसा लॉजिक नहीं होना चाहिए। ओके, ये लॉजिक। एक मेरे मन में एक सवाल भी है, वो भी मैं पूछ ही लेता हूँ, वो क्विक नॉलेज वाला सवाल है। जैसे लोग कहते हैं कि हर एक एसेट क्लास में एक चलेगी तो दूसरे नहीं चलेगी, वो एक दूसरे के अगेंस्ट में रहते हैं। यानी अगर मान लो किसी समय डेट का बहुत इंस्ट्रूमेंट चल रहा है तो फिर वो इक्विटी उसमें नहीं चलेगी, या इक्विटी में बहुत तेज़ी है तो डेट वाले पे। लेकिन 2022 का साल ऐसा था जहाँ पे दोनों में नुकसान हुआ है, इक्विटी में भी और डेट में भी। वो मैंने ब्लूमबर्ग का वो इंडेक्स बड़ा क्लासिक है, 60-40 वाला, दोनों को नुकसान हुआ, 22% अंडर परफॉर्मेंस है। क्यों ऐसा होता गुरमीत जी? ये सर, जब भी ब्याज दरें ऊपर जाती हैं तो टेम्पररी पीरियड के लिए क्या होता है, बॉन्ड डिस्काउंट पे ट्रेड करता है। जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है तो बॉन्ड डिस्काउंट पे होते हैं, उसे एमटीएफ लॉस होता है, और इक्विटी का डिस्काउंट मल्टीपल बढ़ जाता है। तो कुछ पीरियड के लिए जब इंटरेस्ट रेट तेजी से ऊपर जा रहा है उस पीरियड में दोनों एसेट क्लास जो है अंडर परफॉर्म कर सकते हैं। बट एक स्टेज के बाद जब ब्याज पीक हो जाएगा
तो आपको फिक्स इनकम में अच्छा, अगर आप पिछले 2-3 महीने में देखेंगे जब से यील्ड स्टेबल हुआ है, 10 ईयर बॉन्ड हमारा एक बार 7.5 गया था, अभी 7.20-30 है, आपको पिछले 3-4 महीने में फिक्स इनकम का रिटर्न बहुत अच्छा दिखेगा। इनफैक्ट इस टाइम मैं हमेशा कहता हूँ कुछ नहीं करने का 7.5% मिलता है मार्केट में। तो हमें थोड़ा-सा 2023 में इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन हम ले रहे हैं, उस 7.5% के आसपास है। तो सोच समझ के जो है निवेश करना है और थोड़ा-सा रिसर्च का लेवल आपको बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। तो इस क्विक नॉलेज का मकसद ये था कि 2022 ने बहुत सारी आपको लर्निंग्स दी। उनमें से एक लर्निंग ये है कि जो इतिहास में आपने पढ़ा है ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल एज इट इज़ वो भविष्य में आपके लिए रिपीट हो। कहते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इट्स नॉट ट्रू 100%। ये इस क्विक नॉलेज का लेसन है। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और आज हम लोग 2023 के लिए आपके लिए बहुत ही चुनिंदा खास शेयर, और बिल्कुल ठोक बजा के मैं बीच बीच में सवाल ही पूछ लेता हूं उन लोगों से, जिससे कि मन में कोई शंका न रह जाए। ये कोशिश करें कि 2023 में आपको पोर्टफोलियो में क्या चीज़ें रखनी चाहिए। पंकज जी को दिखाइए। पंकज जी, कुछ ऐसा गूढ़ ज्ञान, कुछ ऐसा सीक्रेट बताइए ना जिससे मोटा पैसा बने 2023 में। अभी पहले स्टॉक नहीं, पहले वो कुछ सीक्रेट बताइए, मार्केट का सीक्रेट बताइए थोड़ा, ट्रिक। नीरज जी, मेरे को इस मार्केट में 27 साल हो गए हैं। हाँ। और वो एक गुरु मंत्र या सुपर सीक्रेट ज्ञान मैं भी अभी उसी खोज में लगा हुआ हूँ, तो अभी मेरे को मिला नहीं है। बट एक एवरेज ज्ञान जरूर मैं शेयर कर सकता हूँ। हाँ। कि मार्केट बड़ी डायनेमिक हो गई है। और एक, जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे गुरमीत जी से कि ऐसा क्यों होता है कि एक सेक्टर की डेट सेक्टर चलता है तो इक्विटी सेक्टर नहीं चलता, इक्विटी सेक्टर चलता है तो कमोडिटी सेक्टर नहीं चलता। ऐसी बात नहीं है। मैंने पिछले 26-27 साल में कई ऐसे फेजेस देखे हैं जहां पर सारे सेक्टर्स में अच्छी तेजी देखी गई है, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, कमोडिटीज हो, करेंसी हो, इक्विटी हो, डेट हो। देयर हैव बीन फेजेस। ठीक है, ऐसे फेजेस भी आते हैं जहां पर काफी लल पीरियड में चले जाते हैं। और जिस तरह का फेज हम आजकल देख रहे हैं कि डेट काफी स्ट्रांग होता जा रहा है, जो कि एवरेज यील्ड रिटर्न जो इंडियन मार्केट में 5.5% होते थे, अब क्लोजर टू 8% हो गए और शायद और आगे बढ़े। सो डेफिनेटली एक फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम इक्विटी टू डेट होता ही है। तो उस वजह से थोड़ा सा हो सकता है इक्विटी में रुझान थोड़ा सा कम हो। बट ऐसा कोई सुपर फॉर्मूला नहीं है, ऐसा कोई बिल्कुल थंब रूल नहीं है कि ऐसा होगा। क्योंकि अब अगर हम पिछले रिसेंट टाइम में देखें, इवन गोल्ड हैज परफॉर्म प्रीटी वेल। और अगर एवरेज में भी देखें तो पिछले 10-15 साल में गोल्ड ने काफी डिसेंट एवरेज रिटर्न दिए हैं। ये एक मिथ है कि गोल्ड काफी स्टैग्नेटेड रहा है पिछले 5-10 साल में। सो ऑल इन ऑल आई थिंक कोई ऐसा सुपर गुरु मंत्र या फॉर्मूला नहीं है कि इस फॉर्मूले से बिल्कुल बहुत हाई क्लास मनी बन जाएगा। बट एक चीज और जो मैंने देखी है, मार्केट काफी डायनेमिक हो गई है। और अब वो नहीं रहा कि यू जस्ट बाय इनटू अ शेयर एंड जस्ट लीव वेल फॉर नेक्स्ट 5 to 10 years और आपका बहुत अच्छा पैसा बन जाएगा। जस्ट टू गिव यू एग्जांपल, अगर हम फॉरेन एग्जांपल दें, पिछले दिनों अगर आप टेस्ला देखें जो कि एक साल पहले $400 पे था, अब करीब $115-120 है। सो एनीबडी हु डिडंट सेल बिटवीन $300 and $400 डजंट मैटर, ही इज होल्डिंग वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड। बट उसका कुछ भी नहीं हुआ। और सिमिलर केसेस, बहुत सारे केसेस इंडिया में भी हैं। सो यू हैव टू बी इन डायनेमिक गुड सेक्टर्स, जो एक परफॉर्मिंग सेक्टर्स हैं अगले 1-1.5 साल के लिए अच्छी कंपनी में, और जहां पर कहीं बहुत अच्छा रिटर्न मिले जो कि आपकी अपेक्षा से काफी ज्यादा है, यू डोंट मैरी दैट स्टॉक। वो रिटर्न का प्रॉफिट बुक करने में कोई बिल्कुल भी बुराई नहीं है। आई हैव सीन इन्वेस्टर्स, हमने अपने मतलब पंकज जी, आप ये कह रहे हैं, कहते नहीं मैं बेच के क्या करूंगा। आप अंग्रेजी में आप ये कह गए कि शादी मत करो स्टॉक से, लिव इन में रहें, कैजुअल रिलेशनशिप रखें, थोड़ा थोड़ा टाइम पे चेंज करते रहें, ऐसा कह रहे हैं ना आप? नहीं हम कह रहे हैं स्टॉक से प्यार करो, शादी मत करो। बट बिल्कुल ऐसे नहीं रहो कि अगले 50 साल तक मुझे छेड़ना ही नहीं है। अरे ये बात सही है आपने। देखिए ना, टेस्ला जैसे कुछ यहाँ भी धुरंधर लोग आए थे, 70% गिर के बैठे हुए हैं। हालांकि टेस्ला की तो बहुत बुरी स्थिति हुई है, वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी आज 70% डाउन है। बहुत दर्द भरी कहानी है टेस्ला की। और टेस्ला ही नहीं, एप्पल भी देखिए 31% डाउन 22 में। ये बड़ी विचित्र, लेकिन है, उधर नहीं जाते हम लोग, अच्छी बातें करेंगे आज नए साल में। पंकज जी बताइए, आपके 2 शेयर कौन से अगले? बिल्कुल नीरज जी, आई थिंक जो मैं चारों शेयर लाया हूँ, चारों अलग अलग सेक्टर से लाया हूँ। और जो मेरे बाकी के दोनों स्क्रिप्ट्स हैंगे वो भी अलग सेक्टर्स के हैं। एक तो मेरा एग्री सेक्टर से है, उसका नाम है KRBL, इसका खुशीराम बिहारी लाल होता था इसका पुराना नाम। ये एग्री सेक्टर्स के वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज हैंगे, जो राइस प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं इनके, राइस के बाय प्रोडक्ट्स के सबसे बड़े इंडिया के प्लेयर हैंगे।
और काफी अच्छे अच्छे ब्रांड हैं इनके, इंडिया गेट बासमती और काफी 4-5-6 ब्रांड्स हैं विच आर डूइंग एक्सीडिंगली वेल। एंड कंपनी के अगर हम देखें, डेट फ्री कंपनी है ये, बहुत सीरियस कैश फ्लो जनरेट कर रही है हर क्वार्टर में कंसिस्टेंटली। अगर हम पिछले 4-5-6 क्वार्टर से देखें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं। थोड़ी सी लो प्रोफाइल कंपनी है, मे भी इतनी लाइमलाइट में नहीं रहती है, लो प्रोफाइल कंपनी है। बट एक और चीज अगर हम देखें नीरज जी, पिछले 1-2 साल में जितने भी ये एग्री रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैंगे, चाहे वो अगर हम बेसिकली राइस व्हीट की बात करें, काफी प्राइसेस ऊपर हो गए हैं, अपने लाइफ टाइम हाई पे प्राइसेस चल रहे हैं। और अगर राइस की बात करें, ये भी क्लोजर टू लाइफ टाइम हाई है। और ऐसा अनुमान है जो कि हम रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं कि 2023 में भी कोई बहुत नीचे दाम नहीं आने वाले। एंड KRBL बीइंग वन ऑफ द फोरफ्रंट इन दिस सेक्टर, इसके पास कम से कम 1 साल की इन्वेंट्री रहती है। तो जो इन्वेंट्री गेन्स इसको मिले हैं, अगले 2-3 क्वार्टर में भी मेरा मानना है कि काफी अच्छे रिजल्ट्स इस कंपनी के आने चाहिए। बहुत एक्सपेंशन में ये कंपनी जा रही थी 2023 में, जो इनकी 2-3 एक्सपेंशन है वो पूरी हो जानी चाहिए। सो उसका भी जो एक टॉप लाइन इफेक्ट कंपनी को मिलना चाहिए। एंड जो एक फ्रेट की वजह से, आज से 1 साल पहले फ्रेट कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई हो गई थी, तो जो एक्सपोर्ट में इनको थोड़ा बहुत डेंट लग रहा था, जो इनके कमिटेड वैल्यूज पे इन्होंने जो ऑलरेडी कमिटेड थे, उसमें भी अब इनको दोबारा से फायदा मिल रहा है। सो ऑल इन ऑल आई थिंक दिस कंपनी हैज डन प्रीटी वेल इन लास्ट 1 ईयर। और यहां से भी जो अब 380-390 का भाव है, मेरे को लगता है यहां से भी काफी कैपेबल है और ऊपर जाने के लिए। सो 2023 में मेरे को लगता है कि हर बिगर फॉल पे KRBL को एक्यूमुलेट किया जा सकता है और इसमें अच्छा रिटर्न मिलेगा। जो मेरी फोर्थ कंपनी हैगी, आई थिंक दिस इज फ्रॉम अनदर डिफरेंट सेक्टर, अनदर बीटन डाउन सेक्टर, IT टेक्नोलॉजी सेक्टर से है, जो कि आज के दिन बिल्कुल आउट ऑफ फेवर, आउट ऑफ फ्लेवर हुआ है। नोबडी वांट्स टू एक्यूमुलेट दिस। बट मेरा ये मानना है कि आने वाले 1-2 महीने के बाद टेक्नोलॉजी शुड स्टार्ट डूइंग वेल, और इसके अंदर जो बेहतरीन कंपनी है, चाहे वो स्मॉल कैप है, मिड कैप है, लार्ज कैप में, दे शुड डू वेल। तो हमने जो चीज चूज की है परसिस्टेंट सिस्टम्स, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मिड कैप टेक्नोलॉजी कंपनी, जो कि एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट में काफी अच्छा काम करती है। बहुत ही कंसिस्टेंट अच्छा मैनेजमेंट है इनका। अपने 80% रेवेन्यूज नॉर्थ अमेरिका से जनरेट करते हैं, 10% रेवेन्यूज यूरोप से जनरेट करते हैं, और 5 से 8% रेवेन्यूज ये भारतवर्ष से जनरेट करते हैं। एंड जो इनकी टॉप लाइन और बॉटम लाइन ग्रोथ रही है, काफी कंसिस्टेंट अच्छी ग्रोथ रही है। और जो इनकी प्रोजेक्शंस हैं, इवन इन स्पाइट ऑफ दैट काइंड ऑफ टर्मोइल IT इज फेसिंग, काफी अच्छी प्रोजेक्शंस है। तो हम इस कंपनी को काफी ऊंचे स्तर पर रखते हैं, और हमारे को मानना है कि जो ये प्रॉमिस करते हैं उससे ज्यादा ही ये परफॉर्मेंस दिखाते हैं। सो परसिस्टेंट सिस्टम वुड बी आवर बेट फॉर 2023 इन टेक्नोलॉजी सेक्टर। तो 2 स्टॉक और है, KRBL और परसिस्टेंट सिस्टम। गुरमीत, पक्का घर में आपके बिरयानी बनती होगी, कौन सा चावल लेते हैं आप? सर ऑर्डर ज्यादा करता हूँ आजकल तो। अरे बताइए, और जोमेटो को शेयर नहीं पसंद करते आप, लेकिन बिरयानी ऑर्डर करते हैं। चलिए बताइए आपको। अच्छा, मैं बताऊँ कैसे खरीदता हूँ? मैं तो जिसमें लिखा रहता है पैकेट में 25% एक्स्ट्रा, वही वाला लेता हूँ। वो चाहे लाल किला हो, चाहे इंडिया गेट हो, या कोई भी हो। आप बताइए सर, अगले 2 शेयर्स। तो नीरज जी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मैंने आपसे कई बार चर्चा करी है, डिफेंस की, ऑटोमोबाइल में मिंडा की, सोलार की, डिफेंस में। एक मैन्युफैक्चरिंग में हमें एक अपटिक दिख रही है इंडिया में, और मुझे लग रहा है अगले 3-4 साल बहुत अच्छे होने वाले हैं। तो उसमें एक उसका प्रॉक्सी प्ले इंडस्ट्रियल गैसेस का है, लिंडे इंडिया। इंडस्ट्रियल गैसेस उन्होंने अभी प्रैक्सर के साथ मर्जर किया है, तो 50% मार्केट शेयर हो गया है। इंडस्ट्रियल गैसेस में आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब आता है। फिर स्पेशलिटी गैसेस बनाते हैं, जिसमें आपका हीलियम, नियॉन, जो हाई प्योरिटी गैसेस जैसे हम बोलते हैं, और मेडिकल गैसेस बनाते हैं, जैसे मेडिकल ऑक्सीजन होता है। इंडस्ट्रियल गैसेस का यूसेज अगर आप देखेंगे तो मेटल्स में, टेक्सटाइल्स में, पेट्रोकेमिकल में, ग्लासेस में, पेपर में, एंड यूज लगभग हर सेक्टर में। इनके पास टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी है, कॉस्ट एफिशिएंसी आएगी मर्जर के बाद प्रैक्सर से। बहुत अच्छा इनका इकोसिस्टम है, और इस सेगमेंट में काफी हाई एंट्री बैरियर है, क्योंकि ये बड़ा हाई प्रिसीजन, एक तरीके से बहुत ही टेक्निकल सेक्टर है। हमने देखा कि अभी जो स्पेशलिटी गैसेस है, इनका भी डिमांड धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि जो नई इंडस्ट्रीज हैं, जैसे सोलार सेल्स हैं, चिप्स हैं, यहाँ पे इनकी जो है रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। जैसे अभी हमने देखा फॉक्सकॉन वेदांता ने एक बड़ा प्रोजेक्ट अनाउंस किया है। तो ऐसे आपको स्पेशलिटी गैसेस में भी एक हाई ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है। मेडिकल ऑक्सीजन एक और हाई ग्रोथ ड्राइवर है।
इंडिया में मार्केट इंडस्ट्रियल गैसेस का पोटेंशियल जो है 20-25 हजार करोड़ का है, तो काफी पोटेंशियल है। वर्ल्ड मार्केट लगभग 95-96 बिलियन डॉलर का है। तो ये सेक्टर है जो बहुत फास्ट मूविंग सेक्टर है। वैल्यूएशन थोड़े से हाई साइड पे है, तो थोड़ा स्टैगर्ड अप्रोच करेंगे तो अच्छा होगा। तो ये एक अच्छा प्ले है मैन्युफैक्चरिंग का, कैपेक्स का, पब्लिक प्राइवेट अपसाइकिल का और मैन्युफैक्चरिंग अपटिक का भारत में। दूसरा जो मुझे शेयर अच्छा लगता है वो भारती एयरटेल अच्छा लगता है। उसके 3-4 कारण हैं। मुझे लगता है बहुत सालों बाद हमें भारती में 2-3 स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। पहला चेंज, आरपू जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर हम जिसे बोलते हैं, वो 300 की तरफ जाता दिख रहा है अगले 12-18 महीने में। 190 के आसपास लगभग पहुंच गया है। अभी उन्होंने 2 सर्कल्स में उड़ीसा, हरियाणा में 99 का रिचार्ज जो है अभी डिसकंटिन्यू कर दिया है। तो वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मिनिमम रिचार्ज अब 155 से है। तो इंटेंशन बहुत क्लियर है कंपनी का, जो उन्होंने अनाउंस भी है कि आरपू जो है वो बढ़ेगा। 4G मिक्स उनका बहुत अच्छा है। और मेट्रो और क्लास ए सर्कल में वो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं, मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। तो उसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है। होम और एंटरप्राइज बिजनेस में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो उनका जो पूरा डिजिटल इकोसिस्टम है, मोबिलिटी है, होम, एंटरप्राइज है, डिजिटल टीवी है, सब में हम जो है भारती बहुत अच्छा कर रहा है। और पहली बार अगले 2-3 सालों में जो उनका फ्री कैश फ्लो है, वो एनुअल जो पेमेंट करते हैं वो केपेक्स पे या जो स्पेक्ट्रम पेमेंट्स है उससे एक्सीड कर रहा है। मतलब डीलेवरेज करने की भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दिखती है। और एयरटेल पेमेंट बैंक पहला पेमेंट बैंक है, लोग भूल जाते हैं क्योंकि हम इतना ज्यादा पेटीएम और बाकी चीजें डिस्कस करते हैं। भारती को पहला पेमेंट बैंक लाइसेंस मिला था 2016 में। उसको वो मोनेटाइज करना चाहते हैं। एक्चुअली वो प्रॉफिटेबल है, वो पहला यूनिकॉर्न है पेमेंट में जो एक्चुअली प्रॉफिटेबल है। 1000 करोड़ के रेवेन्यू में 10-12 करोड़ का पैट करता है। तो उससे मुझे लगता है और थोड़ा सा रीरेटिंग होना चाहिए। तो भारती मेरा जो है एक और शेयर है जिसे मैं देखूं। बिल्कुल, भारती एयरटेल और लिंडे इंडिया, 2 और स्टॉक गुरमीत के गुणवान में जुड़े हैं। अब चलते हैं शरद जी के पास। शरद जी, अगले 2 स्टॉक्स आपके। हाँ जी, तो तीसरा स्टॉक होगा पावर ग्रिड। हमारा ये मानना है कि ट्रांसमिशन में खर्चा काफी ज्यादा करना पड़ेगा सरकार को, और पावर ग्रिड के कैपेक्स प्लान्स में से भी ये जाहिर होता है। ग्लोबली जैसे जैसे रिन्यूएबल एनर्जी में शिफ्ट हो रहा है, पावर को व्हील बैक और व्हील टू पावर सेक्टर्स, पावर स्टेशंस करने के लिए काफी खर्च करने की जरूरत है। तो उसका फायदा पावर ग्रिड को भी होना चाहिए। 85% जो इंटरग्रिड है वो यही होल्ड करते हैं इंडिया में और यही मैनेज करते हैं। इनविट बनने के बाद से जो एसेट स्विच का भी काम है वो भी आसान हो गया है, तो बहुत ज्यादा बैलेंस शीट पर प्रेशर नहीं रहता है। तो हमारा ये मानना है कि अगले 2-4 सालों में लगातार जितना हम ट्रांसमिशन पे खर्चा करते आए हैं उसके कंपैरिजन में लगभग 30-40% ज्यादा हमको खर्च करना पड़ेगा। और जैसे जैसे रिन्यूएबल एनर्जी ट्रैक्शन पकड़ती है वैसे वैसे ये खर्च और तेजी से बढ़ेगा। और पावर ग्रिड में डिविडेंड यील्ड वगैरह भी काफी रोबस्ट है। तो हमारा ये मानना है कि 20-22 रुपए के आसपास की अर्निंग अगर कंजर्वेटिवली आती है बिना बहुत ज्यादा ग्रोथ पकड़े भी, तो भी ये सेंटिमेंट इंप्रूवमेंट के साथ साथ स्टॉक को आइडियली 15 टाइम प्राइस टू अर्निंग या 2 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड करना चाहिए। तो 290-300 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से पावर ग्रिड हमें लगता है काफी बढ़िया बैठा है यहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए। और चौथा स्टॉक आपका? जी, और चौथा स्टॉक होगा डॉक्टर रेड्डीज। मैं काफी पॉजिटिव हूँ इस स्टॉक पे। जिस तरीके से कंपनी इंडिया बिजनेस पे फोकस कर रही है, उस कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा उसमें से होना चाहिए। इंडिया बिजनेस में कंपैरेटिवली मार्जिन्स मच बेटर हैं, और यूएस बिजनेस में ऑलरेडी सारी फार्मा कंपनीज को स्लो डाउन देखने मिल रहा है। कंपनी की रिसेंट लॉन्चेस वगैरह की स्पीड और ट्रैजेक्टरी भी बढ़ गई है। जो पहले कंपनी लगभग 15-20 प्रोडक्ट्स लॉन्च करती थी सालाना, अभी जो ट्रैजेक्टरी है वो 35-40 प्रोडक्ट्स की है, और कंपनी उसको कंटिन्यू करनी चाहिए। हाई मार्जिन बिजनेसेस में कंपनी ऑलरेडी मूव इन कर रही है विद इन इंडिया भी और इंटरनेशनली भी, उसका भी फायदा मार्जिन्स पे दिखना चाहिए। अगले साल हम उम्मीद कर रहे हैं अर्निंग करीब 240-45 के आसपास आनी चाहिए, और 20-25 का मल्टीपल कंपनी को आसानी से मिलना चाहिए। तो 6,000-6,200 के लक्ष्य के हिसाब से डॉक्टर रेड्डी है काफी बढ़िया बेट। डॉक्टर रेड्डीज और पावर ग्रिड, 2 और बेहतरीन पिक्स आपके पोर्टफोलियो के लिए तैयार हैं, जो कि शरद के शानदार शेयर हैं। अब बारी है मानस जी के मन भावन की। मानस जी, 2 और बाकी हैं आपके भी। तो देखिए, कंस्ट्रक्शन हो गया और बैंकिंग हो गया, और तीसरा सेक्टर है मेटल क्षेत्र। क्योंकि मेटल में अब अगर आप देखिए तो पिछले जब से चाइना ओपन हुआ है तब से अगर आप देखिए तो बहुत बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। जेएसडब्ल्यू स्टील हो, टाटा स्टील हो, और जितने मेटल काउंटर्स हो उन सबको अगर आप देखें तो सब में बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। मेरी पसंद जो है वो जिंदल स्टील रहेगी।
और देखिए जिंदल स्टील में अगर आप पिछले 2 साल देखेंगे तो आप कहेंगे 100 रुपए वाला 600 रुपए स्टॉक हो गया, तो बहुत बड़ा मूव देखने को मिल गया। लेकिन अगर आप 12 साल देखेंगे, 15 साल देखेंगे, तो यहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला है। ये स्टॉक अभी भी अपने 210 के हाई से दूर ट्रेड कर रहा है, वहां से भी 200 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है। और आप जितने मेटल काउंटर्स देख लीजिए, वो अपने 2010 के हाई से काफी ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला था। लेकिन अब कहीं ना कहीं चार्ट पे क्योंकि एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, क्योंकि हाई टॉप्स हायर बॉटम्स हर चार्ट पे दिख रहे, हर टाइम फ्रेम पे दिख रहे हैं, मेरा समझना है कि अब आपको यहाँ पर जो 2010 के हाईज है एटलीस्ट वो टेस्ट होते जरूर दिखेंगे। तो जिंदल स्टील में खरीदारी करिए, 800 रुपए की टारगेट सेट करिए, और स्टॉप लॉस लगाइए 449 के, और करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। कभी कोई डिप मिले तो और क्वांटिटी में आप खरीदारी कर सकते हैं। ओके, करंट लेवल पे भी खरीदारी कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बहुत ही स्टैंडर्ड बात ये है कि ये चूंकि हम 2023 के लिए पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो उसमें आप 1 तारीख को खरीदें, 3 तारीख को खरीदें या फरवरी में खरीदें, ये आपकी लिबर्टी है और ज़रूरी नहीं कि आप कब खरीदें। ये 2023 के लिए है, तो जब भी आपको समझ में आए, डिप में आए या आए, तो उस हिसाब से जा सकते हैं। मानस कंटिन्यू करिए प्लीज़। अच्छा, मानस के साथ थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो चलिए हम वापस एक बार शरद जी से एक सवाल पूछते हैं। शरद जी, ये जो पूरे मार्केट की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हमने आपके पिक्स ले लिए, मानस जी का एक बाकी है उसको भी हम लेंगे। क्या मार्केट में जब पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने व्यक्ति जाता है या अपने स्टॉक में बनाता है, तो उसको ये देखना चाहिए क्या कि एंट्री हमको इस समय करनी है, या अगर आप 3 साल 5 साल के लिए ले रहे हैं तो आप उसको एवरेज आउट करके ले लीजिए या वन टाइम ले लीजिए? आपके हिसाब से क्या बेस्ट स्ट्रेटजी होती है? जैसे किसी ने मुझे बताया था कि अगर आप लमसम पैसे वाले इरादे में हैं तो जब बहुत तेज़ी से गिरे तो लीजिए, वरना वेट करिए 2 महीने। ऐसा भी करना चाहिए क्या? बहुत ही क्विक जवाब दीजिएगा। मेरे हिसाब से देखिए, वैल्यूएशन कंफर्ट देखना चाहिए रादर देन एक्यूट लेवल्स देखने के। अगर वैल्यूएशन में आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिख रहा है, जिस वैल्यूएशन बैंड में यूजुअली स्टॉक ट्रेड करता था उसके लोअर एंड पे मिल रहा है, तो यूजुअली बेटर पिक होती है। और उसमें ये भी दूसरी चीज देखनी चाहिए कि फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से जो पॉसिबल टारगेट्स आ रहे हैं उसमें अपसाइड कितनी है। अब किसी को 15% रिटर्न बहुत अच्छे लग सकते हैं और किसी को 40% सालाना भी कम लग सकते हैं, तो वो आपके एपेटाइट पे है कि आप खोज क्या रहे हैं। वैल्यूएशन मैटर करता है। शरद वापस आ गए हमारे साथ मानस जी। मानस जी बताइए। तो देखिए, अपोलो टायर्स की मैं बात कर रहा था, क्योंकि स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया लॉन्ग टर्म चार्ट पे 2018 के हाईज के ऊपर अब ट्रेड करने लगा है, इसलिए मेरा समझना है कि यहाँ पर देखिए फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ईवी में भी आपको बहुत ईवी व्हीकल्स बिकने लगते हैं तो टायर तो आपको लगाने ही पड़ेंगे। तो अपोलो टायर में बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए करंट लेवल्स पे। 249 का आपको स्टॉप लॉस रखना है, और मेरा समझना है कि कम से कम 500 रुपए तक के टारगेट्स आपको 2023 में देखने को मिल जाएंगे। तो टायर हो गया, स्टील हो गया, बैंक हो गया, एसी, घर, सब पूरा एक आपका जो है ना, आपके जीवन को डेली बेसिस पे जो चीज़ें टच कर रही हैं वो ये पोर्टफोलियो पूरा कंस्ट्रक्ट कर रही हैं। किसी ने मूवी से रिलेटेड कोई स्टॉक नहीं दिया। पीवीआर किसी को पसंद नहीं है? पीवीआर का पिक्चर देखने के फैन जरूर होंगे, लेकिन पीवीआर का कोई फैन नहीं है। तो चलिए, ये आपके सामने 4 स्टॉक्स हमारे 4 मेहमानों ने बताया कि जो आप 2023 में अपने पोर्टफोलियो के लिए रख सकते हैं। अब बारी आती है कि भाई नया साल है तो सब लोग एक संकल्प लेते हैं, तो मैं एक एक करके जान लेता हूँ कि क्या क्या संकल्प लिए हैं। गुरमीत जी, आपका क्या संकल्प है 2023 के लिए? प्लेज क्या किया आपने? सर, फिटनेस पे थोड़ा और काम करना है। मैंने एक चीज़ अब रियलाइज़ की है कि बिना हेल्थ के वेल्थ का कोई फायदा नहीं। हाँ। तो ताकि अगर मैं थोड़ा फूडी हूँ, क्योंकि दिल्ली के रहने वाले हैं, तो और ठंड का टाइम है तो हर चीज़ ज़्यादा खाई जाती है। तो फिटनेस पे बहुत ध्यान देना है मुझे। 2 हाफ मैराथन के लिए रजिस्टर करना है। मैं पिछले साल मैंने एक मैराथन करी थी, बट मुझे वापस से आना है। वापस से टेनिस रिज्यूम करना है, एक स्पोर्ट पिकअप करना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेज है। दूसरा, अपनी पैसिव इनकम, जो अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम जिसे हम बोलते हैं, लेजी इनकम है, उस पे और काम करना है। मैं करता आया हूँ और काम करता रहूंगा। और ये अब चॉइस नहीं है, ये जरूरत है। अगर आप एक स्ट्रेस फ्री और अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, तो ये रोज का मार्केट ट्रैक करना जो है, ये भी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। तो अगर आपकी एक अच्छी पैसिव इनकम बने और आप साथ, चाहे वो डिविडेंड के फॉर्म में हो, इंटरेस्ट इनकम के फॉर्म पे हो, उस पे एक मेरा ये 2 मेरे प्लेज रहेंगे। क्योंकि मैं मानता हूँ कि वेलनेस भी बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट है, खाली एक्सआरआर और कैगर से कुछ नहीं होता है।
इतने पैसे का क्या करेंगे गुरमीत जी आप, इतनी धनराशि इकट्ठा करके? सर ट्रैवल करेंगे, खाए पिएंगे और अच्छा। ओके पंकज जी, दिल्ली क्या प्लेज है आपका? नीरज जी, दिल्ली में अपार्ट फ्रॉम पीक समर्स और पीक विंटर्स, दिल्ली इज ऑल्सो सिटी ऑफ गार्डन्स, काफी ग्रीन सिटी है। और जो मेरे दो प्लेज हैं लाइफस्टाइल रिलेटेड प्लेज हैं, पहला प्लेज ये है जो कि मैं काफी 70 से 80% तक अभी भी फॉलो कर रहा हूं, बट आई वांट टू टेक इट टू क्लोजर टू 90 to 100%, कि कम से कम 5 से 6 दिन या फिर कम से कम 6 से 7 घंटे पर वीक एक गार्डन में बिताए जाएं, जहां पर वॉक की जाए, जहां पर एक्सरसाइज की जाए, टू रिमेन फिट। आई थिंक दैट इज वन ऑफ द प्लेस जो मेरे को लगता है कि उसको और क्लोजर टू 90 to 95% सक्सेस ले जाना चाहिए। और बहुत ही सुंदर सुंदर पार्क्स हैं यहाँ पर, अनेक पार्क में 7 दिन आप 7 पार्क में जा सकते हैं। बहुत अच्छे पार्क्स दिल्ली में दिल्ली गवर्नमेंट ने मेंटेन कर रखे हैं। सो दैट इज वन प्लेज। सेकंड जो प्लेज है, आज सुबह ही मैं आपका कार्यक्रम देख रहा था जिसमें आप मिठाई की काफी बात कर रहे थे कि हर 200 मीटर पे दिल्ली में एक एक्टिव अच्छी मिठाई की दुकान है। सो मेरा उससे एक अपोजिट प्लेस है कि कम से कम मिठाई और शुगर प्रोडक्ट्स या शुगर कंज्यूम करनी है 2023 में। नाउ वी आर एटलीस्ट आई एम +50, सो आई थिंक दैट इज वेरी मच डिजायर्ड कि कम से कम शुगर इनटेक हो। सो दो प्लेज है कि कम से कम 6 से 7 घंटे पर वीक वर्जिश की जाए और कम से कम शुगर और एलाइड प्रोडक्ट्स की कंजम्पशन की जाए 2023 में। दिल्ली के दो मेहमान ये कह रहे हैं कि उनको फिटनेस पे अच्छा, पिछले साल भी आपका यही प्लेस था क्या? लास्ट ईयर भी यही प्लेस किया था? नहीं, शुगर रिलेटेड प्लेस तो नहीं था नीरज जी, फिटनेस वाला था। जो एक एक्सरसाइज रिलेटेड फिटनेस रिलेटेड प्लेस तो था। और मेरे को लगता है कि शायद 80 से 90% लोगों का लाइफस्टाइल रिलेटेड ये प्लेस होता है और होना भी चाहिए। अच्छा गुरमीत, आपका भी लास्ट ईयर यही था ना? आपको हमको तो कंसिस्टेंट, आप जो कि वो है ना कंसिस्टेंट वाले, कि वो सालों साल तो वही फिटनेस और वही पैसे इनकम, यही था ना लास्ट ईयर भी? नहीं सर, इसके अलावा एक और गोल था कि एक अच्छा कैफे खोलना है, बट वो अभी हो नहीं पाया। स्टॉक मार्केट में काफी उलझा हुआ हूँ, बट एक अच्छा कैफे खोलना चाहता हूँ, कुछ जिसमें हम खाने पे अच्छी चर्चा करें, मार्केट की बाकी चीजों की। अरे जल्दी खोलिए सर, बहुत ज़रूरी है ये। वैसे दिल्ली के लिए ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि वो जो जिक्र कर रहे थे पंकज जी, उसके बारे में बता दूंगा कि हमारे मित्र सुमित ने एक रिसर्च की, ढूंढा कहीं से कि सबसे ज़्यादा मिठाई कहाँ खाई जाती है, तो दिल्ली वाले निकले इसमें। देश की कुल मिठाई का 10% दिल्ली में खाते हैं लोग। और नंबर 2 पे जो मुस्कुरा रहे हैं सैफरन शर्ट पहन के, शरद जी, वो बंगाल के लोग हैं, कोलकाता के। शरद जी बताइए आपका क्या रेजोल्यूशन है? सेम है, ये जो डबल चिन और फैमिली पैक डेवलप हो रहा है, इसको 6 पैक में कन्वर्ट करना है। मतलब फिटनेस में ही फोकस होगा आपका भी? हाँ, बहुत ज्यादा, बहुत सेडेंटरी हो जाता है ना सारे दिन ये बैठने वाला काम, तो वो जरूरी होता जा रहा है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जिम ज्वाइन करना जरूरी नहीं, केवल एडमिशन ले लीजिए काम हो जाता है। वो सिर्फ पैसे देने के लिए। हाँ, मतलब अरे पैसे दे दिया आपने तो आपको चिंता हो गई कि पैसे लग गए, कोई काम नहीं होता फिर वो 6 पैक अपने आप बनेंगे। हाँ, नहीं बनते। नहीं बनते ना। मानस जी, आपने क्या सोचा? देखिए, शायद मैं जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं उनमें 1 साल आगे मैं चल रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि मैंने लास्ट ईयर अपने हेल्थ पे बहुत काम किया। हाँ। मैंने वेट रिड्यूस किया, करीब 12-13 किलो वेट रिड्यूस किया। अरे वाह। मैंने शुगर छोड़ दी, मैंने पूरे साल शुगर नहीं खाई। हाँ। और बहुत सारी चीज, डाइट पे बहुत ध्यान दिया अपनी। उससे बहुत बहुत लाइफ में, मतलब जो पूरी बॉडी है उसमें बहुत चेंजेस आए मेरे को लगे। तो फिटनेस पे बहुत ध्यान दिया 2022 में। अब मेरा जो 23 का सोचना ये है कि क्योंकि मैं 2020 में भी कहीं बाहर नहीं गया, 21 में नहीं गया और 23 में नहीं गया, 22 में नहीं गया, 23 में मेरे को ट्रेवल करना है और फैमिली के साथ ट्रेवल करना है। ये मैंने सोचा है, कम से कम मैं 3 डेस्टिनेशन कम से कम मैं कवर करूंगा इस बार। तो छुट्टियां ज्यादा लूंगा इस बार। छुट्टियां ज़्यादा लेंगे। लास्ट ईयर भी यही रेजोल्यूशन था आपका? लास्ट ईयर खाने पीने को कंट्रोल किया, इस बार घूमने का ये प्लान है ना? तो लखनऊ के जो मिठाई वाले हैं सब महरूम हो गए बेचारे, बताइए मानस जी कुछ खा नहीं रहे। आप लोगों ने बहुत सही रेजोल्यूशंस लिए हैं। अब मैं दिखाता हूं कि देश में किस तरह के रेजोल्यूशंस लिए आते हैं। लगभग ऐसे ही सबके होते हैं। दिखाइए लिस्ट जिसमें टॉप 10 रेजोल्यूशंस हैं कि हमेशा हर ऐसे जब मौके आते हैं तो इस तरीके के रेजोल्यूशंस लिए आते हैं। तो जिसमें वो टॉप 10 रेजोल्यूशंस में कि हम फिटनेस पे ध्यान देंगे,
वज़न कम करेंगे, ज़्यादा खाएंगे पिएंगे नहीं, एक्सरसाइज करेंगे, जिम में जाएंगे, वेट लूज़ करेंगे, स्मोकिंग छोड़ देंगे, ये सारी चीज़ें वो लोग करते हैं और पढ़ाई लिखाई खूब करेंगे। ये सारे कॉमन रेजोल्यूशंस हैं। इसका परिणाम भी निकला कि भाई इसका सक्सेस रेट क्या है, तो वो सक्सेस रेट 92% फेल्योर का है। 92% लोगों के रेजोल्यूशन नहीं होते हैं। ग्राफिक दिखाइएगा बड़ा हो तो, और केवल मतलब 8% लोगों के रेजोल्यूशंस पूरे होते हैं। तो ये जो कॉमन रेजोल्यूशंस हैं कैसे पूरे होंगे बताइए आप लोग? इस 92% को तोड़ के कैसे 80 पे लाएंगे? गुरमीत जी आप बताइए। सर आई थिंक डिसिप्लिन से है। मेरा ये मानना है कि ना फ्रेंड सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फिटनेस के लिए। आप अकेले नहीं कर सकते। अब दिल्ली में परसों 6 डिग्री टेम्परेचर था। आप नहीं निकल सकते बेड से जब तक कोई नीचे से आपको फोन करके 4 बातें ना सुनाए कि आया क्यों नहीं अभी तक। तो थोड़ा फ्रेंड सर्कल बहुत जरूरी है मुझे लगता है। नेटवर्किंग जैसे हम अपने बिजनेस में करते हैं, यहाँ आपको एक सर्कल चाहिए जो आपको इसके लिए ड्राइव कर सके। और मेरे पास फॉर्चुनेट हूँ मैं सोसाइटी में रहता हूँ, मेरे पास कुछ दोस्त हैं जो हम एक दूसरे को पुश करते रहते हैं। तो वो जरूरी है। दूसरा मुझे लगता है कि सर एक ना डीकपल होना लाइफ में बहुत जरूरी है। जैसे मार्केट्स कई बार ओवरवेलमिंग होता है। आप रात को भी एसजीएफ निफ्टी देख रहे हैं, सुबह आप फ्यूचर्स देख रहे हैं, अर्निंग्स ट्रैक कर रहे हैं। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जो आपको स्विच ऑफ कर देता है कुछ देर के लिए, तो उस चीज को आप एंजॉय करने लगते हैं। मैं उस चीज को थोड़ा एंजॉय करने लगा हूँ। तो आप ऐसी चीज आप चूज करिए फिटनेस में, और रियलिस्टिक गोल रखिए। अगर आप अनरियलिस्टिक गोल रखेंगे तो चांसेस है आप थोड़े टाइम में, जैसे हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो नुकसान हो जाता है स्टॉक में, या थोड़ा सा रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो वो हेल्प करेगा। अब आपने एक और रेजोल्यूशन बता दिया कि पहले एक फ्रेंड सर्किल भी थोड़ा बनाओ जो आपको उत्साहित करे कि आपको ये करना है। तो खैर ये एक फन फैक्टर है। और रेजोल्यूशन जो भी आप बनाएं तो उसमें मैं सहमत हूँ कि ज़्यादातर लोग हेल्थ वाले बनाते हैं, और कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने हेल्थ को बहुत अच्छा रखें, तभी आप इस वेल्थ का एंजॉय कर पाएंगे जो इस शो का मकसद है कि आप वेल्थ क्रिएट करें। और इस पोल के रिजल्ट को देखने के बाद ही मैंने तय किया कि मेरा कोई रेजोल्यूशन नहीं है। वो जब 92% में मेरे को आना है तो मैं क्यों मेहनत करूँ बेमतलब में। तो हमने अभी कोई रेजोल्यूशन नहीं लिया है।